आज का हमारा लेसन नंबर 4 होगा। ये हमारा इनकम टैक्स का वीडियो चल रहा है डिडक्शंस के टॉपिक पे। डिडक्शंस जो है वो हमारी अंडर सेक्शन 80C से 80U तक आती हैं, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये बेनिफिशियल है फॉर द कॉमन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है डिडक्शन का इनकम टैक्स के अंडर, ये टॉपिक पेपर में आता ही आता है बच्चों। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से, डिडक्शन के टॉपिक से बोल रही हूँ, इनकम टैक्स से तो आपके मोस्टली 8 या 10 क्वेश्चन बनते हैं, बट सिर्फ डिडक्शन के टॉपिक से बोल रही हूँ कि 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और वो बहुत ईजी होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 3 तक हमने अभी समझा कि डिडक्शंस क्या होती हैं, डिडक्शंस की लिस्ट पढ़ी। अब उससे पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ लिया कि 80C में हमें क्यों डिडक्शंस मिलती हैं, 80C में कौन एलिजिबल होता है। अब 80C में हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कितने होते हैं, कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 80C से बिलोंग करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, डिडक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कि कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं सेक्शन 80C के अंडर जिससे हमें डिडक्शंस मिलती है। Here are the various investments you can make to save tax under section 80C. There are the list of investments जो हम बना सकते हैं जिससे हमें 80C के अंडर डिडक्शंस मिलके हमारे टैक्स का अमाउंट रिड्यूस हो जाए। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास बेटा, प्रोविडेंट फंड। दूसरा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तीसरा, प्रीमियम पेमेंट्स टूवर्ड लाइफ इंश्योरेंस। और चौथा, सुकन्या समृद्धि स्कीम्स। इस वीडियो में हमारे पास 4 पेमेंट ऑप्शंस है। पहला हमारे पास कौन सा है बेटा, प्रोविडेंट फंड। दूसरा हमारे पास क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तीसरा हमारे पास क्या है, पेमेंट मेड टू लाइफ इंश्योरेंस। और चौथा क्या है, सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये 4 तरीके के पेमेंट ऑप्शंस हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और डिडक्शन पानी है किसके अंडर, अंडर सेक्शन 80C। ये समझ आ गया। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों में कुछ टॉपिक वर्ड सेम है। प्रोविडेंट फंड दोनों में वर्ड आ रहा है, बट ये बेटा एक खाली प्रोविडेंट फंड है और ये बेटा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। तो पहले मैं जस्ट एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बस फर्क ही यही है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है ये एक सिक्योरिटी की तरह पैसा रखा जाता है। और ये सिक्योरिटी किसके लिए होती है बेटा, टुवर्ड्स रिटायरमेंट। कि एक बंदा ये सोचता है कि मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूं तो आप मुझे सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, हर महीने सैलरी आती है तो मेरा तो खर्चा हो जाता है। इस महीने रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचता। तो मैं आपकी कंपनी में जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ, पैसे कमाता हूँ और सेविंग भी करूंगा तो फायदा होगा। तो कंपनी वाला कहता है नहीं सर, आप रुकिए मेरी कंपनी में, हम आपको सेफ भी करवाते हैं। आप ऐसा करिए कि अपनी जो आप कमाई कर रहे हैं, आप जो सैलरी कमाते हैं एक महीने में, उसका कुछ पोर्शन ना आप अपने अकाउंट में डालते रहें हर महीने। या आप नहीं डाल सकते तो हम ऐसा करेंगे कि आपकी सैलरी अगर 30,000 है तो हम आपको इन हैंड 28,000 देंगे और ये जो 2,000 कट रहा है आपका अमाउंट हर महीने, आपका ये 2,000 का अमाउंट हमारे अकाउंट में सेव होता जाएगा, उस पर आपका इंटरेस्ट भी लगता जाएगा। जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा कमाने के लिए, तो हम आपको ये पूरा पैसा वापस कर देंगे। या 5 साल के बाद जब आप विड्रॉ करना चाहें तो भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बंदा सोचता है बड़ी अच्छी बात है, बट वो फिर ये सोचता है कि ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, मुझे आपकी कंपनी से क्या फायदा होगा। कंपनी वाला कहता है सर ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप भी खुद बैंक में जा सकते हैं, हर महीने पैसे डाल सकते हैं, बट आपको फायदा ये है कि जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उतना ही सेम अमाउंट का डिपॉजिट कंपनी की तरफ से आपके उसी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता रहेगा। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी में से हर महीने 2,000 का अमाउंट कट हो रहा है तो वही अमाउंट 2,000 का कंपनी भी आपको प्रोवाइड कर रही है। दैट इज आपका हर महीने 4,000 डिपॉजिट होएगा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल जब भी आप अपने हमारे साथ कंपनी में जुड़े रहेंगे तो आपका पैसा जुड़ता रहेगा। वो कहता है बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज नोन एज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड दैट मीन्स एक ऐसा फंड जिसमें पैसा कलेक्ट होता रहता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी जाता है उसमें और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी जाता है। जो पैसा इसलिए कलेक्ट होता है कि उसको रिटायरमेंट के टाइम पे उसके पास कुछ सेविंग पैसा पड़ा होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें आप तभी पैसा डाल सकते हैं जब आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप किसी के अंडर काम करते हो, एक कंपनी के अंडर आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है।
बट जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है बेटा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो, आपका खुद का चाहे बिजनेस चल रहा है या आप कोई एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो सकते हो आप, ठीक है। आप एक वर्कर हो जो ऐसी फॉर्म के अंदर जो प्रोविडेंट फंड नहीं ओपन कराती, ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ वो प्रोविडेंट फंड नहीं ओपन कराती, तो मैं एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओपन करा सकती हूँ, किसमें, बैंक में जाके कि मेरा पीपीएफ अकाउंट खोल दीजिए जिसमें मैं पैसा डिपॉजिट करती रहूंगी हर महीने, और वो पैसा डिपॉजिट करके मेरे को जब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी या 15 साल के बाद जब भी मैं विड्रॉ कराना चाहूँ, मेरी मर्जी है, मैं करा सकती हूँ। बात समझ आई है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोविडेंट फंड इज बीइंग ओपन्ड बाय एन एम्प्लॉयड पर्सन, और कंपनी और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं उस अकाउंट में, बट वो प्रोविडेंट फंड कंपनी ओपन कराती है। बट पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोई भी इंडिविजुअल ओपन करा सकता है और वो कितना भी पैसा डिपॉजिट करा सकता है, और ये एक टाइम ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। दोनों में बस फर्क है दोनों ही रिटायरमेंट की स्कीम की, रिटायरमेंट में हमारे पास एक सिक्योरिटी बनी रहे इसलिए ही पैसा कोई डिपॉजिट कराता है। क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब अगर हमारा प्रोविडेंट फंड ओपन हो गया है, कंपनी ने ओपन करा दिया है, तो प्रोविडेंट फंड इज ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर मंथली सैलरी। आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तभी तो आपकी सैलरी में से पैसा कटेगा और आपके फंड में डिपॉजिट होता जाएगा। एम्प्लॉय एंड हिज और हर एम्प्लॉयर, जो एक एम्प्लॉय है और उसका एम्प्लॉयर, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोविडेंट फंड में। वाइल द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इज exempt फ्रॉम टैक्स। बेटा जो एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट करेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। जितना भी पैसा मान लो मेरे अकाउंट में जब मैंने 15 साल बाद निकाला या 20 साल के बाद निकाला, मेरे पास 25 लाख है, ठीक है। हर साल 2000 मैं हर महीने 2000 मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ और हर महीने एम्प्लॉयर भी वही सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक साल में मान लो 24,000 मैंने कंट्रीब्यूट किया तो 24,000 एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया। जो एम्प्लॉयर का पोर्शन होता है मेरे प्रोविडेंट फंड में वो एग्जेम्प्ट हो जाता है टैक्स से, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि कमाई तो बेटा मेरी है ना। पूरे साल में मैंने कितना कमाया, 48,000, तो गवर्नमेंट तो देखती है तुमने तो बहुत कमा लिया है, तो उसके हिसाब से तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको टैक्स फ्री माना जाता है, जबकि जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मैं खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ उसमें, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर मैं डिडक्शंस ले सकती हूँ। किसके अंडर सेक्शन 80C। और एम्प्लॉइज अलाउड होते हैं कि वो फर्दर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अगर वो चाहते हैं ना कि कंपनी नहीं ओपन करा रही, तो एम्प्लॉय खुद जाकर भी कंपनी से कह सकता है कि मैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये इजाजत दीजिए कि मैं अपनी बैंक में जाके प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकता हूँ। तो वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपको करना ही पड़ता है। अगर एक कंपनी खुद भी ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करती है तो जरूरी नहीं है हर बार एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना ही करना है। अगर एम्प्लॉय मना कर देता है मुझे प्रोविडेंट फंड नहीं ओपन कराना, तो पूरी सैलरी आपको इन हैंड हाथ में मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि ओपन कराना है तो आपको कुछ सैलरी कट कर ही मिलती है। बात क्लियर हुई? प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। दूसरा आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बेटा पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एश्योर्ड रिटर्न्स देता है, क्योंकि ये तो कोई भी ओपन करा सकता है और पक्का पक्का आपको मिलेगा ही रिटर्न वापस। जितना आप पैसा कंट्रीब्यूट करोगे उस पर इंटरेस्ट कमा के टोटल अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। इंटरेस्ट बेटा कंपाउंड होता है एनुअल बेसिस, पूरे साल के अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है कि पूरे साल आपने कितना डिपॉजिट करते रहे आप पैसा, उस पूरे साल के अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड जो मेच्योरिटी पीरियड है स्कीम का वो 15 ईयर्स है। 15 साल तक वो मेच्योर, 15 साल के बाद आपका प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम होती है वो मेच्योर होती है। इसका मतलब 15 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा। आप जितने हर साल आपको जितना पैसा डिपॉजिट करना है वो आपकी चॉइस है। बट इसमें जो लीस्ट अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना है वो 500 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर महीने 500 डिपॉजिट कराना चाहती हूँ, या हो सकता है मैं 3 महीने के अंदर 500 डिपॉजिट कराती हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो लीस्ट अमाउंट होगा 500 रुपए पड़े होने चाहिए आपके अकाउंट में, और मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अलाउड है, 1.5 लाख की। कब? एक साल की बात कर रही हूँ मैं। एक साल में 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। The amount you contribute towards PPF is eligible for tax deduction. जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में वो पूरा क्या है, एलिजिबल है टैक्स डिडक्शंस के लिए। बट इट इज ओनली अलाउड अप टू ₹1.5 लाख, दैट इज 1.5 लाख, क्योंकि अंडर 80C के सेक्शन में आपको जो मैक्सिमम अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ 1.5 लाख की है। तो आपको 1.5 लाख तक की ही डिडक्शन मिल सकती है और 1.5 लाख तक का ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। पब्लिक प्रोविडेंट फंड समझ आया? ये कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है। 500 से लेकर 1.5 लाख तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और आपको कितने की डिडक्शन मिल सकती है इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड में? सिर्फ 1.5 लाख की, ठीक है।
टोटल अमाउंट, क्योंकि 80C में आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कर लो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जितने भी अवेल कर लो, सबका मिला के आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी? ओनली अंडर सेक्शन 80C की बात कर रही हूँ, इट इज 1.5 लाख। क्लियर? ओके। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? प्रीमियम पेमेंट टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस। बेटा जब आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, मैं अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, तो उसके लिए मुझे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पॉलिसी 5 लाख की है, ठीक है, 5 लाख मैं इकट्ठे नहीं पे करना चाहती, तो मैं प्रीमियम पे करती हूँ हर साल। एनुअली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। तो जो प्रीमियम आप पे करते हैं उस प्रीमियम के अमाउंट की आपको डिडक्शन मिलती है। जैसे मान लो प्रीमियम मैं 25,000 पे कर रही हूँ, बट डिडक्शन मुझे मिल रही है 10% ऑफ द एश्योर्ड अमाउंट। 10% ऑफ द एश्योर्ड अमाउंट का मतलब है जितने की प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10% की ही डिडक्शन मुझे मिलेगी। बात समझ आई है? तो वही चीज लिखी हुई है कि अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी स्पाउस के लिए, तो जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसको आपको डिडक्शन मिल जाएंगी। किसके अंडर? अंडर सेक्शन 80C। अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, अगर कुछ भी कोई रूल्स होंगे या कोई भी फॉर्मूला होगा उसके हिसाब से भी मैं आपको लास्ट में जब ये 80C कंप्लीट हो जाएगा वो भी मैं करा दूंगी। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, इसका मेरे ख्याल से 10% ऑफ द एश्योर्ड अमाउंट ही है और ज्यादा इतना नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ नया रिसेंट ट्रेंड चेंज हुआ होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपके पास बेटा? सुकन्या समृद्धि स्कीम। वही सुकन्या समृद्धि स्कीम में क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कुछ नहीं कर रहा है, एक इंडिविजुअल सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकता है अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए। उसके पास उसकी बेबी गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, कब? जब वो बर्थ, जिस दिन से उसने बर्थ लिया है या जिस दिन तक वो 10 साल तक की थी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट वही इंडिविजुअल करा सकता है, खुलवा सकता है जिसकी बेबी गर्ल हो, गर्ल चाइल्ड हो। और वो कब ओपन करा सकता है? जिस दिन वो बॉर्न हुई है टिल जब तक वो 10 साल तक की नहीं हुई। 10 साल से ऊपर की हो गई तो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। हो सकता है आपकी बेबी गर्ल 5 साल की हो गई तब आपको स्कीम का पता चला, तो आप 5 साल की उम्र पे उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे स्कीम में वो 1,000 रुपए का है और मैक्सिमम आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में। एक साल के अंदर 1,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्कीम में। और इसमें डिडक्शन कितने की मिलेगी? सिर्फ 1.5 लाख रुपए की, क्योंकि 80C के अंडर मैक्सिमम अमाउंट कितना डिडक्शन का अलाउड है? सिर्फ 1.5 लाख। चाहे आप इन्वेस्ट 15 लाख क्यों ना कर रहे हो, बट डिडक्शन कितनी मिलेगी? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसमें मैंने अभी इस वीडियो में 4 ऑप्शन सिखाए हैं। 4 ऑप्शंस क्या है? प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपका प्रीमियम पेमेंट टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस, और एक आपका क्या है बेटा? सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ठीक है, प्रोविडेंट फंड में आपको याद रखना है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों अमाउंट सेम अमाउंट की कंट्रीब्यूशन करते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है जबकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन में आप डिडक्शन पा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन मिल जाती है पूरी मतलब मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आप जितना प्रीमियम पे करते हैं उसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिलती है। और सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी पूरी अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है, बट मैक्सिमम अमाउंट कितना अलाउड है डिडक्शन का? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगेगी तो आप लोग को पता है लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर देखना है और औरों को शेयर करना है। जरूर लाइक जरूर करिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।